A very good morning to all of you. I am Manoj Kaushik. With me is my colleague, Mr. Subhas Gar. We welcome you all in the EduSet broadcast for the science practicals. प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स में नेचुरल फिनोमेना की इस स्टडी को हम ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन इन दोनों कंपोनेंट के इंटीग्रेशन से लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का अर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी जो एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है, और एक्सप्लेनेशन जुड़ा है थ्योरी से। ये दोनों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। एक जुडिशियस बैलेंस इन दोनों कंपोनेंट के बीच, यही ट्रू स्पिरिट है फिजिक्स की। इस प्रोग्राम में सबसे पहले जिस एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करेंगे वो है ओम्स लॉ। इस एक्सपेरिमेंट के एम और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट एपरेटस के बारे में हमारे साथी सुभाष गर्ग आपको विस्तार से बताएंगे। आज का हमारा मेन एम है टू एस्टेब्लिश द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप। इसी को हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर एंड टू फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। आप इसको विस्तार से सेकेंड यूनिट के बाद आप इसको पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर आप इसको नोट कर लें पहले तो कि आपको करना क्या है, और उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एपरेटस के बारे में। आप इनको भी आप नोट करके रखें। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल लेते हैं। आप देखिए, मैं आपको कई प्रकार की स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमने एक कॉइल लगाई हुई है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल है। दूसरा, यहाँ पर भी ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल है। इसको हम आपको सुविधा के लिए खोल करके ये दिखा रहे हैं। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये कॉइल लगाई हुई है। साथ में ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। इनको बाद में हम कलर कोड के द्वारा भी पता लगाएंगे कि इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी कितनी है। यहाँ पर फ़िलहाल हम कोई भी एक कॉइल लेकर के उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हमारे पास हुआ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। दूसरा, बैटरी एलिमिनेटर। ये हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर, यह 230 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जिसकी रेंज हम चाहें 3, 6, 9 जो भी चाहें इससे सेट करके ले सकते हैं। इसके स्थान पर चाहें तो हम ये सामान्यतः ये आप देख रहे हैं सेल हैं हमारे पास, बैटरी में भी काम में आते हैं। इनको भी हम काम में ले सकते हैं। आगे देखते हैं। ये हमारे पास डीसी वोल्ट मीटर है, और इसकी रेंज 0 से आप देख रहे हैं 10 वोल्ट तक है। आप चाहें तो इसके स्थान पर 3 वोल्ट तक का भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास डीसी एमीटर है, और ये आप देख रहे हैं इसकी रेंज 0 से 100 मिली एम्पियर मीटर तक है। चाहें तो इसके आसपास की वैल्यू का अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वो आप काम में ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं रेहोस्टेट। ये उसी प्रकार से काम करता है जैसे हमारे घरों में पंखों के लिए हम करंट कम ज़्यादा करते हैं, इसी प्रकार से ये करंट को रेगुलेट करता है। ये है रेहोस्टेट। इसके बाद ये आप देख रहे हैं प्लग की। जैसे हमारे घरों में स्विच होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ये इसका भी वही काम है। और आप देख रहे हैं थिक कनेक्टिंग वायर। आप यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास कनेक्शन वायर हैं। चाहें अगर किसी कारण से ये उपलब्ध ना हो तो हमारे घरों में जो तार काम आते हैं उनके टुकड़े भी आप इसमें काम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी एक टुकड़ा ये काम में लिया हुआ है। बस इस पर ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कॉटन लगी हुई है और यहाँ पर ये प्लास्टिक है। इसमें इसको कनेक्शन करने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना है, ये इस पर कॉटन पूरे पर आई हुई है। अगर आप इसको इसी प्रकार से सर्किट में लगाएंगे तो इसमें करंट नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। हटाने के लिए हम सैंड पेपर भी काम में ले सकते हैं। सैंड पेपर की हेल्प से इसको आप रब करेंगे
तो यहाँ से ये कपड़ा निकल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से ये कपड़ा हट गया, तो इससे प्रॉपर कनेक्शन होगा। रिहोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसा अगर साहब बता रहे थे अभी कि हम करंट को किसी भी सर्किट में अगर वेरी करना चाहें तो हमारे पास ये डिवाइस है रिहोस्टेट। इसे ध्यान से देखें, रिहोस्टेट में 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं आपको। 2 टर्मिनल इसके लोअर साइड में है और 1 टर्मिनल ऊपर है। इस रिहोस्टेट में एक सिलिंड्रिकल बॉडी के ऊपर, जो कि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इस बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंस वायर लिपटा हुआ है। ये रेजिस्टेंस वायर पूरी लेंथ को अगर हम इस्तेमाल करें इसकी, तो हम फुल रेजिस्टेंस सर्किट में डाल देते हैं जिससे करंट कम हो जाती है, और या फिर हम अपने इस वेरिएबल नॉब को यूज़ करके इस रेजिस्टेंस वायर की अलग अलग लेंथ सर्किट में डाल सकते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस वायर की, जैसा कि हम जानते हैं, जितनी लेंथ ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए रेजिस्टेंस का ये वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट रियोस्टेट है। इसमें यूज़ होने वाला वायर यूरेका या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, और इसकी रेटिंग होती है इस इंस्ट्रूमेंट की, जैसा कि जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं रियोस्टेट को, वो 100 ओम और 2.5 एम्पियर या 2.3 एम्पियर इस रेंज का होता है। तो रियोस्टेट की रेटिंग में उसकी ओम रेटिंग और उसकी एम्पियर रेटिंग, ये 2 चीज़ें उस पर लिखी हुई होती है। एमीटर, जैसा कि इस सर्किट में आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी डिवाइस है जो करंट की स्ट्रेंथ को नापने के लिए सर्किट में लगाई गई है। बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर है जिसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस, जिसे हम शंट भी कहते हैं, वो कनेक्ट किया हुआ होता है। इस पूरे एमीटर का जो स्केल है ये ग्रेजुएटेड है, यानी इस स्केल को बदलकर हम इसी सेम इंस्ट्रूमेंट को एमीटर, मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात इसके बारे में कि ये सर्किट में हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद है वोल्टमीटर, एक ऐसी डिवाइस जो सर्किट के किसी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आती है। ये भी बेसिकली गैल्वेनोमीटर है, लेकिन एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसके सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। और एमीटर की तरह इसे भी सर्किट में यूज़ करने में एक सावधानी रखनी है, और वो ये कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाए। बैटरी एलिमिनेटर, जैसा गर साहब बता रहे थे अभी कि ये इस पूरे सर्किट की पावर सप्लाई है, और ये सप्लाई इसलिए इस्तेमाल हमें करनी पड़ती है क्योंकि जो हमारा कॉमनली अवेलेबल सोर्स है, वो जो हम यूज़ करते हैं, वो है 220 वोल्ट की एसी। इस सर्किट की जो रिक्वायरमेंट है वो लो रेंज की डीसी है, जिसे कन्वर्ट करना ज़रूरी है, और वो कन्वर्जन करता है ये बैटरी एलिमिनेटर। ये बैटरी के यूज़ को एलिमिनेट करता है। इसकी जगह पे हम ड्राई सेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ना हो और हम डायरेक्ट एसी यूज़ करना चाहें तो इसके यूज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये डिवाइस है, जो कि हमें 220 वोल्ट एसी को 1.5 से लेकर 12 वोल्ट तक की डीसी में कन्वर्ट करके इस सर्किट को प्रोवाइड कराती है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये वो रेजिस्टेंस है जिसका ओम्स लॉ में सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यही वो रेजिस्टेंस वायर है जिसके अक्रॉस इंक्रीज़ किए जाने वाले पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें निकालनी है। ये रेजिस्टेंस वायर मेनली 2 तरह के मटेरियल से बना हुआ होता है। कॉन्स्टेंटन, ये एक ऐसी अलॉय है जिसके अंदर 60% कॉपर और 40% निकल होती है, और या फिर मैग्नीनिन। मैंगनीन में 83% कॉपर, 13% मैग्नीज और 4%
निकल होती है। तो इनमें से कोई भी अलॉय हम यूज़ कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस कॉइल को बनाने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि इस कॉइल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत हाई और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। आइए थ्योरी के बारे में जानें। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर, डायमेंशंस रिमेन्स द सेम। इसको हम ओम्स लॉ से भी जानते हैं। मैं फिर दोबारा बताता हूँ। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। आगे देखें। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा है एंड वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस। वी हम वोल्टमीटर से नापते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी चेंज होगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी अपॉन आई इज इक्वल टू होगा हमारे पास कांस्टेंट, जिसको कि हम आर लेते हैं, और आर का मीनिंग है ये रेजिस्टेंस से। आर इज ए कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस एंड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जिस वायर का हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसकी डायमेंशंस मीन्स कितनी उसकी लंबाई है, कैसा मोटा है, इस पर डिपेंड करती हैं। आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन ओम व्हेन वी इज मेजर्ड इन वोल्ट। अगर हम वी को वोल्ट में नापें और करंट को एम्पियर में। तो आइए आगे आपको बताते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा करंट की वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट है, इसलिए अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और उसके सिरों के अक्रॉस लगे हुए पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, तो लीनियर प्रोपोर्शनलिटी ये शो बताती है कि ये ग्राफ होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी लाइन जो x और y एक्सिस के बीचों बीच x एक्सिस से एक झुकाव लिए हुए हो। इसे हम IV ग्राफ भी कहते हैं, IV कर्व। इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए वोल्टेज को x एक्सिस पर और करंट को y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो वोल्टेज एक्सिस के साथ एक एंगल का झुकाव लिए हुए होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपके सामने एक सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से देखें। इसके अलग अलग कंपोनेंट वही हैं जो आपको अभी अभी एपरेटस में हमने दिखाए थे। ये सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ बने हुए हैं इस सर्किट डायग्राम में। बैटरी सोर्स है इस पूरे सर्किट का, जो कि कनेक्ट है एक रियोस्टेट से वेरिएबल रेजिस्टेंस की स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए। इसके बाद करंट को मेजर करने के लिए मिलीमीटर, वो रेजिस्टेंस वायर जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप निकालना है, प्रोपोर्शनलिटी प्रूव करनी है, वो रेजिस्टेंस वायर यहाँ आर से शो किया गया है। इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक वोल्टमीटर वी कनेक्ट किया गया है ए और बी के अक्रॉस, और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होता है। इस प्रैक्टिकल के स्टेप्स जो प्रोसीजर में हम फॉलो करेंगे वो अब हम सुनते हैं सुभाष जी से। आइए देखते हैं कि अभी आपने ये डायग्राम यहाँ पर देखा, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके रखें। ये हम सिर्फ सिंबॉलिक डायग्राम यहाँ पर देख रहे थे। अब हम एक्चुअल डायग्राम या एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे कैसे जोड़ेंगे वो हम आपको बताते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं बैटरी, बैटरी के स्थान पर ही हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है और उसको हमने जोड़ा है रेहोस्टेट से। ये आप देख रहे हैं रेहोस्टेट है। उसके बाद की आपको बताया था ये स्विच है, और ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, और उसके पैरेलल में हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस कॉइल को यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, और साथ में हमारे पास एम्पियर मीटर है। इसमें ध्यान देने की बात यह है,
इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल आप देख रहे हैं रेड कलर से दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी रेड कलर से दिखाया हुआ है। इन दोनों रेड कलर को यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रेड कलर है, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल्स को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने सीरीज में जोड़ा है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस वायर वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगाया हुआ है। इसके लिए हम सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और यहाँ पर इस की को लगा देंगे। की लगाने के बाद रेओस्टेट को हम सबसे पहले यहाँ से इस टर्मिनल से अधिकतम दूरी पे रखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अधिकतम रेजिस्टेंस काम आ रहा है, तो हमारे पास मिनिमम करंट होगा। इसके बाद हम धीरे धीरे इसको यहाँ से खिसकाएंगे। खिसकाने के साथ क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वोल्ट मीटर की रीडिंग में बदलाव आएगा और वोल्ट मीटर के साथ साथ एम्पियर मीटर की रीडिंग में भी बदलाव आएगा। अब ये आपने अपने सुविधा अनुसार जिस भी रेंज का लिया हुआ है, क्योंकि हमें इसमें 8 से 10 रीडिंग लेनी है, तो अपनी सुविधा अनुसार उन रीडिंग्स को आप नोट करके रखें। यहाँ पर आप वोल्ट मीटर की रीडिंग और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एम्पियर मीटर की रीडिंग दोनों को एक टेबल में उतार लें। आगे आइए, मनोज कौशिक जी आपको बताते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हमें प्रयोग से पहले, प्रयोग के दौरान दोनों समय ध्यान रखनी है, क्योंकि किसी भी स्तर पे कोई भी गलती अगर हम छोड़ते हैं तो ये हमारी उस रीडिंग्स को, जो वोल्टेज और करंट की हमें लेनी है और जो ग्राफ, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, उससे वो डेविएट होगी। सबसे पहली प्रिकॉशन ये है कि जिस वायर को हम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी तरह से रेगमार्क से घिसा हुआ हो। इन वायर्स पे ऑक्साइड की कोटिंग होती है, इसलिए अगर सिर्फ क्लॉथ को रिमूव करके हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो ये इंश्योर करें, पहली बात। दूसरी, जितनी भी नॉब्स वायर को टाइट कर रही हैं वो कोई भी नॉब लूज ना हो। तीसरी बात, रिहोस्टेट वेरिएबल पॉइंट का मूवमेंट, रिहोस्टेट के इस वेरिएबल पॉइंट का मूवमेंट करंट को चेंज करता है। ये इंश्योर कर लें कि ये वेरिएबल पॉइंट के दोनों क्लैंप वायर को टच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद रिहोस्टेट के ये जो क्लैंप है ये थोड़े खुल जाते हैं, जिससे कि ये कांटेक्ट इससे नहीं हो पाता। इसके अलावा जैसा मैंने पहले ही बताया था कि रिहोस्टेट का एक टर्मिनल लोअर और एक अपर, जिससे कि कंप्लीट वायर सर्किट में रहे और हम उसे वेरी भी कर सकें। इन प्रिकॉशंस के अलावा की का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि इसे लगातार कनेक्ट ना रखें। जब जब हमें रीडिंग लेनी हो, वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ को स्केल से पढ़ना हो, उसी समय इसे कनेक्ट करें, अन्यथा इसे निकाल के रख दें। क्योंकि लगातार करंट अगर इस रेजिस्टेंस वायर में फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। जैसा कि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट मैंने देखा था कि फिजिकल कंडीशन का कांस्टेंट रहना जरूरी है और उनमें से एक टेम्परेचर भी है। तो अगर हमने लगातार यूज़ करके इस वायर को हॉट कर दिया तो वो लीनियर प्रोपोर्शनलिटी जो करंट और वोल्टेज के बीच रहनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। ये थी प्रिकॉशंस जो हमें प्रोसेस के दौरान और प्रोसेस के से पहले ध्यान में रखनी है, जिससे हमारा रिजल्ट एक्यूरेट हो। एक और पॉइंट जिसका ध्यान हम ज़रूर रखेंगे वो है इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट और उनका जीरो एरर। जरा हम ध्यान से देखें, इस स्केल में जितने भी डिविजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जो 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए डिज़ाइंड है, इसमें हर एक वोल्ट 10 बराबर के डिवीज़न में बटा हुआ है। इस तरह से इस पर टोटल 100 डिवीजन्स हो जाते हैं, इसलिए इसकी लीस्ट काउंट हुई 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.1 वोल्ट। तो जब जब हम इसमें से रीडिंग नोट करेंगे तो पॉइंटर जितने भी डिवीजन्स को शो कर रहा होगा लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वो होगी हमारी इस वोल्ट मीटर की रीडिंग। यही प्रोसेस हम एमीटर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे।
मिलीमीटर के इस इंस्ट्रूमेंट में 100 मिली एम्पियर की रीडिंग अलाउड है और नंबर ऑफ डिविजन्स हर एक 20 मिली एम्पियर में 10 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो इसके हैं उसको हम इसके 100 मिली एम्पियर से, यानी 100 मिली एम्पियर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ये इसकी लिस्ट काउंट होगी। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने वोल्टमीटर में अप्लाई किया था। ये लिस्ट काउंट जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉइंटर दिए हुए 10, 20, 30, 40 पॉइंटों के बीच में भी इंडिकेट कर सकता है। लिस्ट काउंट के अलावा एक और ज़रूरी बात, जीरो एरर, जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। हम डायग्राम में देख रहे हैं इस समय अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में जैसे एमीटर या वोल्टमीटर पॉइंटर 0 से पहले या 0 से बाद, यानी एग्जैक्ट 0 पे ना हो, कब? जब हम उसमें से कोई करंट पास ना कर रहे हो, यानी उसका इस्तेमाल सर्किट में ना हो रहा हो उस समय। जीरो करंट कंडीशन में पॉइंटर अगर 0 को पॉइंट ना कर रहा हो तो ये उसकी जीरो एरर मानी जाएगी। ये एरर 0 से पहले हो या बाद में, दोनों ही जीरो एरर को इंडिकेट करती है। अगर ये एरर 0 से पहले है, इस एरर को हम नेगेटिव एरर कहेंगे, जो कि मेजरमेंट में बाद में जोड़ दी जाएगी। और अगर ये पॉइंटर 0 के बाद हो तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है, जो कि इसकी रीडिंग में से बाद में घटा दी जाएगी। वैसे हम ये ध्यान रखें कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का चुनाव ही ना करें, हो सके तो जीरो एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट लें, और अगर उसमें जीरो एरर है तो प्रयोग शुरू करने से पहले ही उसे एडजस्ट करके, ये हमारे पास एडजस्टिंग स्क्रू होता है, इसका इस्तेमाल करके उसे 0 पे कर लें, जिससे कि हम अनावश्यक कैलकुलेशन से बच जाएंगे। आइए अब हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस के बारे में किस प्रकार से सारा हमें करना है देखते हैं। सबसे पहली बात, आप स्लाइड में देख रहे हैं रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एमीटर किस मिली एम्पियर के रेंज का है वो हमें लिख देना है, और वोल्ट मीटर कितने वोल्ट तक का है ये हमें लिखना है। इसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर स्केल, अभी आपको बताया गया था कि हमारे एमीटर की लीस्ट काउंट अर्थात छोटा एक अंश कितना एम्पियर नाप सकता है। दूसरा वोल्ट मीटर की स्केल, उसमें उसका भी लिस्ट काउंट हमें लिखना है। और अभी आपको जैसा बताया गया था जीरो एरर के बारे में, तो प्रयास ये करें कि अपने वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर को एडजस्ट करके रखें, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं आए। आगे देखें, इन दोनों की रीडिंग्स को आप, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को आप नोट करते जाएं और उस टेबल में नोट कर लें। साथ में यहाँ पर ये भी दिखाया हुआ है कि रेशियो V/I, उससे भी हमने R निकाला हुआ है, और उन सभी वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आप R निकाल सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम आगे आते हैं, ग्राफ से किस प्रकार से बताएंगे। आइए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को तथा वाई एक्सिस पर हम करंट को हम नोट करेंगे। इसके लिए हम, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, एक एक वोल्ट को हमने चूज़ किया है, अर्थात 10 छोटे खाने बराबर 1 वोल्ट, इस प्रकार से। तथा वाई एक्सिस पर हम देख रहे हैं 10 छोटे खाने हमने 5 मिली एम्पियर के लिए लिए हैं, इसी तरीके से 15, 20। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम 1 वोल्ट के लिए हमारे पास 5 मिली एम्पियर रीडिंग आई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉइंट ए आया। 2 वोल्ट के लिए 10 मिली एम्पियर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे पास बी आया। इसी प्रकार से सी और डी पॉइंट हमने निकाले। इन सब पॉइंट को ओरिजिन से होते हुए मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये हमारे पास V और I का ग्राफ हो गया। अब हम इसी की सहायता से रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर हम देखें कि इसका रेजिस्टेंस होगा इसके स्लोप के रेसिप्रोकल के बराबर। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसका स्लोप हम यहाँ पे दिखाया हुआ है, P, Q, R पॉइंट, ये 3 लिए हुए हैं, एक ट्राइंगल की शेप में है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है
वो आप देख रहे हैं, ये PR इसको हमने डेल्टा आई से डिनोट किया है और QR इसको हमने डेल्टा V से डिनोट किया है। इन दोनों का स्लोप हमारे पास आता है डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, और इस स्लोप का रेसिप्रोकल ही हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। इन दोनों की वैल्यूज रख के हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू रेजिस्टेंस की आ जाएगी, और इसकी यूनिट है हमारे पास ओम। ओम्स लॉ का ये इंस्ट्रूमेंट एक असेंबल्ड फॉर्म में एक बॉक्स की शेप में इस तरह भी आपको अवेलेबल हो सकता है। इस बॉक्स में हमारे सर्किट के सारे कंपोनेंट एक ही जगह पे असेंबल किए हुए हैं, जैसे ये वोल्ट मीटर, मिली एमीटर, ये पॉइंट रियोस्टेट का है जिसे वेरी करके हम करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट बैटरी एलिमेटर को ज्वाइन करने के लिए लगाए गए हैं जो इससे ऑन या ऑफ होगा, और ये दोनों टर्मिनल्स रेजिस्टेंस वायर के कनेक्शन के लिए हैं। ये वो रेजिस्टेंस वायर यहाँ लगाना है जिसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो ये भी एक सुविधाजनक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बजाय हम एक बॉक्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने आज देखा कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस बढ़ते हुए पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग करंट के बीच खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। हमारा ये रिजल्ट ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। इसी के बेसिस पे हम कुछ और क्वेश्चंस जो इस लॉ को हमें और ज़्यादा क्लियर करेंगे, हम अपने दूसरे भाग में इसे देखेंगे। धन्यवाद।